दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अग्नि मूवी को, जो कि Amazon प्राइम में हाल ही में रिलीज हुआ है। ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। कॉन्सेप्ट बहुत ही नया था। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ लास्ट में आप एक क्वेश्चन में जियोगे कि सिस्टम में चल क्या रहा है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, एक्सप्लेनेशन को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको परेल फायर स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को देखते हैं। किसी का काम है गाड़ी को संभालना, किसी का काम होता है फायर में जाके उसको बुझाना, किसी का काम होता है कि बाहर कोऑर्डिनेट्स देना। हम सारे फायर फाइटर्स को देखते हैं। फिर हम देखते हैं शाम के टाइम में अचानक से अलार्म बजता है और ये खबर आता है कि आग लगा है एक रेस्टोरेंट में, वो भी बहुत तेज। लोग उधर फंसे भी हुए हैं। इमरजेंसी अलर्ट बजने के साथ ही साथ पूरा काम शुरू होता है। सारे लोग चीफ को ढूंढ रहे थे, चीफ और उसके साथी जैस को, पर वो लोग अभी स्टेशन में नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट साइन ऑफ करके घर के लिए गए हैं। उनको कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं पर उनके पास कॉल नहीं जा रहा। फिर भी पूरा टीम रेडी होते हैं एंड गाड़ी लेके फायर स्टेशन से निकलते हैं। दूसरी जगह विट्टल और जैस को देखते हैं। विट्टल इस पुलिस स्टेशन का चीफ होता है और जैज एक फायर फाइटर। हम देखते हैं वो दोनों बुलेट पे घूम रहे होते हैं और अपने घर बार की बातचीत कर रहे होते हैं। रास्ते में उनको फिर पुलिस पकड़ते हैं। इससे पहले इन दोनों ने थोड़ा टिका लिया था, इसलिए पुलिस बोलता है कि गाड़ी चला रहे हो वो भी ड्रंक होके। जैज बोलता है आपको पता ये कौन है? ये हमारे चीफ है, ये परेल फायर स्टेशन के चीफ है। हम लोग फायर फाइटर्स है। पर पुलिस को तो आपको पता ही है, अपने डिपार्टमेंट के अलावा वो किसी भी डिपार्टमेंट को उतना भाव नहीं देते। वो बोलता है चीफ होगा आपके फायर स्टेशन पे, सड़क पे दारू पी के चलाना अलाउ नहीं है ना। फिर पीछे से जैज बोलता है आप सुमित सावंत को जानते हैं, आपका स्पेशल कॉप, वो इनके साला है। पर इस बात से विट्टल को बहुत चिढ़ है। वो सुमित को बिल्कुल नहीं पसंद करता। आगे आपको पता चलेगा क्यों नहीं पसंद करता। तभी हम देखते हैं विट्टल नोटिस करता है कि ब्रिज के ऊपर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रहा होता है, जो कि उसी के डिपार्टमेंट का है। वो कुछ भी नहीं सोचता, गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और जितनी जल्दी हो सके लोकेशन में पहुंचता है। वो लोग जाते हैं एंड अपने कपड़े पहनना शुरू कर देता है। तब हम देखते हैं कि उधर महादेव का भी यूनिट पहुंच चुका था। एक शहर में सिर्फ एक फायर ब्रिगेड का जोन नहीं होता, अलग अलग यूनिट्स भी होते हैं। तो महादेव अपने यूनिट लेकर उधर पहुंच चुका था क्योंकि आग इतना बड़ा है तो दोनों यूनिट्स को मिलकर काम करना पड़ेगा। महादेव अपना जूता पकड़ाता है विट्टल को, पर वो सोल नीचे से थोड़ा फटा हुआ है। विट्टल वो बोलता है, पर माधव बोलता है कि तेरा जूते का साइज और मेरा जूता का साइज एक है, इसलिए मैंने तुझको दिया। एहसान किया, ऊपर से तू सुना रहा है, मेरा जूता तू मुझे वापस दे। विट्टल फिर उसके जूते नहीं देता और वो हेल्प ले लेता है। और जूता पहनने के बाद विट्टल और महादेव आपस में बातचीत करते हैं कि आग बहुत तेज है, टेम्परेचर भी बहुत तेज हो चुका है, हमको संभाल के रेस्क्यू करना पड़ेगा। और हम देख रहे थे जो बाहर जो लोग है फायर ब्रिगेड और फायर फाइटर आने के बाद उनके चेहरे में थोड़ा उम्मीद की भावना हम देख पा रहे हैं। बिना कुछ सोचे अपने इक्विपमेंट के साथ ये लोग आग में कूद जाते हैं। और वैन के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर मेजर वगैरह सब कुछ किया जा रहा है और डायरेक्शन भी दिया जा रहा है उस रेस्टोरेंट के ब्लूप्रिंट के हिसाब से कि कहाँ लोग हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं ये लोग एक एक करके लोगों को रेस्क्यू करते हैं, पर आग बहुत तेज था और ब्लू फ्लेम भी आ रहा था, जो कि अनयूजुअल था, ऐसा होता नहीं है। फिर हमको ये भी दिखाया जाता है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है रेस्टोरेंट के अंदर, बट वो जब ओपन करा जाता है वो तो पूरा खाली होता है। फिर बीच बीच में पानी भी खाली हो जाता है, पानी के टंकी का लाइन भी चेंज करा जाता है। इन सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी हमारे फायर फाइटर लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं और खुद सही सलामत उधर से बाहर आते हैं। पर टेम्परेचर 1000 तक पहुंच चुका था, जो कि होता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रेस्क्यू खत्म हो जाने के बाद न्यूज रिपोर्टर वगैरह आते हैं और विट्ठल को बोलते हैं सर आज आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। विट्ठल मुस्कुराता है और बोलता है सिर्फ आज किया है, हर रोज करते हैं हम लोग ये काम। फिर हमको दिखाया जाता है कि विट्ठल घर आता है। विट्ठल घर आते ही अपने बेटे को आज की स्टोरी सुनाता है और ये बोलता है तुम्हारे पापा हीरो की तरह एंट्री मारता है और बाहर जब आता है सबको रेस्क्यू करके, लोग मेरे इंटरव्यू भी ले रहे थे, पर उसका बेटा वो तो अपने गेम में डूबा हुआ है। अमर बोलता है कि पापा आपके शरीर से बू आ रहा है, आप पहले थोड़ा नहा के आओ। और दूसरी जगह हम विट्ठल की वाइफ रुक्मणी को देखते हैं, जो कि अपने भाई के वाइफ से बात कर रही होती है। वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो इन्वाइट करने के लिए उसने फोन किया था। फिर हम देखते हैं कि विट्ठल कमरे में आता है और अपने बच्चे का बिहेवियर उसके पत्नी को बताता है। वो बोलती है कि वो अभी छोटा है, उसके बात पर इतना ध्यान मत दो, मैं जानती हूँ ना कि तुम कितना मेहनत करते हो और कितना रिस्की है तुम्हारा काम। फिर हम देखते हैं वो बड़े से एक टब में पानी लेके आती है। विट्ठल उस पानी में अपना पैर रखता है,
पूरे दिन फायर फाइटर के शूज वगैरह पहनने के बाद, आग वगैरह में जाने के बाद पैर का हालत बहुत खराब हो जाता है। ये मानो थोड़ा थेरेपी का काम करता है। फिर रुक्मणी अपना भाई सुमित के नए घर में इनविटेशन के बारे में बताता है और ये भी बोलता है कितने कम टाइम में सुमित ने इतनी तरक्की कर ली। विट्ठल फिर बोलता है कैसे तरक्की कर ली हम सबको पता है, कभी सुना है पुलिस वाले की तनख्वाह में ये सब कुछ हो पाता है? तुम्हारे भाई को भी पता है कि वो क्या करता है, पर दीदी बीइंग दीदी वो अपने भाई को तो डिफेंड जरूर करेगी। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन विट्ठल ऑफिस जाता है और सबसे बातचीत करने के बाद अपने केबिन में बैठता है। फिर और एक चीफ ऑफिसर आता है और विट्ठल को एक लिस्ट समाता है जो कि मुंबई के हाई रिस्क एरियाज है। उसमें होटल, रेस्टोरेंट, हाउस कॉम्प्लेक्स, ये तक की स्कूल्स भी है, मतलब जिस एरिया में आग लगने की चांसेस है। विट्ठल फिर बोलता है धीरे धीरे ये लिस्ट बड़ा होता ही जा रहा है, हम कितने भी सर्वे कर ले, लोगों को समझा ले, लोग तो अपना काम करेंगे। इधर इनडायरेक्टली विट्ठल ने सिस्टम को ताना दिया है। सिस्टम के खिलाफ जाके ना कोई स्कूल बनता है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह बनते हैं। वो लोग सेफ्टी मेजर को एकदम लीस्ट में रखते हैं। फिर हमको मुंबई का एक सड़क दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि एक टैक्सी से जा रहा होता है। तब एक आदमी आता है और उसे शूट कर देता है। उस शूट आउट में और एक आदमी भी शामिल होता है जो कि कुछ सामान बेचने के लिए ट्रैफिक में उस गाड़ी को रुकवाया था। फिर हम देखते हैं कि पुलिस ने उसको उठा लिया है। सुमित को हम देखते हैं जो कि स्पेशल कॉप है ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए। वो जोक्स तो मारता है पर उस जोक्स में जब चोर हंसता है, मतलब जिसने मदद किया था, उसे वो बहुत टॉर्चर करता है और ये बोलता है ये तो 30 माले का बिल्डिंग कूदा था ना, यही रिपोर्ट में लिख दो। और उसके 2 पैर टूट भी चुके थे। और ये आदमी बोलता है ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ था सर। पर सुमित बोलता है बनाने में हमको कितना टाइम लगेगा, और उसको 30 माले के बिल्डिंग के ऊपर से एकदम लटका के रखता है और ये बोलता है अभी तुझको छोड़ूंगा, तुझको किसने सुपारी दिया था ये सब कुछ करने के लिए, जरा नाम बता दे बेटा। और वो बंदा ऑटोमेटिकली नाम बता देता है। ऐसे दबंग किस्म के हैं ये सुमित बाबू। फिर से हमको परेल पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ड्यूटी खत्म करने के बाद सारे लोग बस खाना खाने के लिए बैठे ही थे, एक दूसरे के साथ बातचीत कर ही रहे थे। तभी फिर से अलार्म बजता है और ये पता चलता है कि आरविंद गारमेंट फैक्ट्री पे आग लग चुका है। फिर से 2 टीम में बट के वो लोग फायर ब्रिगेड के गाड़ी से निकलते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जैज गाड़ी में होता है और विट्ठल गाड़ी में होता है। विट्ठल बोलता है कि मैं एक लोकेशन से जा रहा हूँ जहाँ पर सबको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पर जैज को गूगल मैप पे भरोसा था। दोनों में एक रेस लगता है पर ऑब्वियसली विट्ठल अपने तजुर्बे की वजह से जल्दी पहुंचता है और वो और अवनी आग बुझा देते हैं। फिर बहुत लेट बाद पहुंचता है हमारे जैज। अवनी फिर उसे बोलती है कि इतने टाइम तक तुम कहाँ थे? विट्ठल तब मजाक में बोलता है वो गूगल मैप ढूंढ रहा था, अब तुम दोनों बातचीत करो। अवनी और जैज एक साथ रिलेशन में है और वो लोग आगे शादी भी करने वाले हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि विट्ठल के बेटे मतलब अमर की स्कूल में एक फायर ड्रिल होने वाला था। ड्रिल मतलब उधर बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको फायर के साथ कैसे नेचर में बिहेव करना है। फायर अगर तेज है आपको क्या करना है, फायर अगर लग जाता है आपको क्या करना है, फायर ना लगे आपको क्या करना है, वगैरह वगैरह। ये ड्रिल आप लोगों के स्कूल में भी कभी ना कभी हुआ होगा। अगर गैस वगैरह लीक हो तो क्या करना है, किसको बुलाना है, ये सब कुछ सिखा रहे थे। विट्ठल के बेटे अमर का जो स्कूल होता है वो विट्ठल के चौल के बिल्कुल पास होता है। रुक्मणी भी सब कुछ ऊपर से देख रही होती है। फिर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिल होता है जहाँ पर आग लगने के बाद फायर फाइटर कैसे लोगों को बचाते हैं, जहाँ पर विट्ठल ये ड्रिल को कर रहा होता है। वो आग लगने के बाद एक आदमी को ऊपर से सीढ़ी से नीचे ला रहा होता है, पर तब वो थोड़ा खांसता है, उसको सांस नहीं आ रहा था। ये बहुत टाइम बाद उसके साथ हुआ। वो ड्रिल तो पूरा कंप्लीट कर लेता है पर डॉक्टर को दिखाने के बाद वो बोलता है कि तुम अपना चेकअप कराओ और मेडिसिन वगैरह खाओ, तुम्हारे लंग्स का हालत बिल्कुल खराब है, उसको रेस्ट करने की जरूरत है। मैं तुमको अनफिट भी लिख सकता हूँ बट अभी के लिए तुम मेडिसिन खाओ और थोड़ा बहुत ठीक हो जाओ। फिर हमको नेक्स्ट डे अवनी को दिखाया जाता है जो कि वो रेस्टोरेंट में जहाँ पर आग लगा था ना, अवनी उधर जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। लाइक आग में से जो कुछ भी सैंपल्स वगैरह मिलते हैं उनका टेस्ट वगैरह अवनी करती है, वो उसको लीड करती है। पर बाहर पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो अवनी को अंदर नहीं जाने देते। अवनी अपने डॉक्यूमेंटेशन बताती है, सब कुछ बताती है, फिर इसको जाने देते हैं। ये होता है अलग डिपार्टमेंट में पुलिस का धौस। अवनी अंदर जाने के बाद एक एक करके टेस्ट शुरू करती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैनेजर होता है वो बॉस के साथ बात कर रहा होता है। जहाँ पर हम अवनी को देखते हैं जो कि पहली सवाल पूछती है कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्यों कुछ भी नहीं था, वो क्यों बिल्कुल खाली है और वो पूरा सील पैक है, सिर्फ सजा के रखने के लिए तुम लोग रखते हो क्या? और जहाँ पर एग्जिट प्लान है वहाँ पर तुमने टेबल बिछा के रखे हैं, 100 लोगों की सेटिंग है, 150 करके रखे हैं। अगर कभी आग लग जाता है लोग क्या उड़ के बाहर जाएंगे? और जो टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं वो तो टाइल्स नहीं है, वो प्लास्टिक का फोम अपने अंदर डाल के रखा है जो आग बहुत तेजी से पकड़ते हैं। सारे रूल का वायलेशन आप लोग करके रखते हो, आपको तो जेल में डाल देना चाहिए।
फिर वो मैनेजर बोलते हैं कि मैम आप एक बार बॉस से बात कर लीजिए, उनको सब पता है। अवनी फिर फ्रस्ट्रेट होके बाहर चली जाती है, जहाँ पर जैज उसका वेट कर रहा होता है। अवनी जाने के बाद ये बोलती है पूरा सिस्टम ही करप्ट है यार। फिर अवनी ऑफिस जाती है और विट्ठल को रिपोर्ट करती है, जहाँ पर वो बोलती है कि सर अलंकर टॉकीज, रविन गारमेंट एंड ओरिएंट क्लब, उनमें सिमिलर पैटर्न दिखा गया है। ब्लू फ्लेम और 1000 तक टेम्परेचर चला जाना ये अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं बीएमसी को भी इसके बारे में जरूर बताऊंगा। मुझे लगता है कि ये कोई आरएन भी हो सकता है। आरएन मींस कोई जानबूझ के आग लगाया है। फिर हम देखते हैं अवनी रिपोर्ट वगैरह लेके बीएमसी ऑफिस जाती है, जहाँ पर एक आदमी तो बैठा हुआ है टेबल में, पर वो बैठा क्यों है वो किसी को नहीं पता। उसको लॉ वगैरह तो कुछ भी नहीं पता, आरएन क्या होता है वो भी नहीं पता। अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करने के बाद एक्शन लेने के लिए जब बोलती है, वो बोल देता है कि अभी लंच ब्रेक है। अवनी फिर फ्रस्ट्रेट होकर उधर से चली जाती है, क्योंकि उसको भी पता है कि सिस्टम में ये सब कुछ होने नहीं वाला है, बहुत सारे फाइल्स पहले ही से ही रखे हुए हैं। फिर हम देखते हैं रात में छत पे जैज और अवनी बैठ के फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये दोनों बहुत ही खुश थे। फिर भी ये फील्ड बहुत ही रिस्की है, मियाँ बीबी दोनों ही इस फील्ड में है, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर जैज बोलता है कि हमको कुछ भी नहीं होगा, हम सेफली सारा काम करते हैं। फिर हमको सुमित का नया घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके ऑफिस के दोस्त भी आए थे, और उधर उसने विट्ठल और उसके फैमिली को भी इनवाइट किया था, क्योंकि वो उसका जीजू है ना, इनवाइट तो करना ही था। और थोड़ा अपना पावर का धौस भी उसे दिखाना था कि कितना कुछ उसने अपने खून और पसीने की मेहनत से बनाया है। हमको पता है किसका खून और किसका पसीना। सुमित और विट्ठल एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। विट्ठल आपको पता है बहुत ही ऑनेस्ट एक फायरमैन है, और हमारा जो सुमित है तो दबंग किस्म के, पर घूस दबा के लेते हैं, इसलिए तो इतने लविश लाइफ वो जी पाते हैं। पर विट्ठल के बेटा अमर उसके मामा को आइडल मानते हैं, क्योंकि वो एक कॉप है, पुलिस ऑफिसर है, हमेशा फोटोज वगैरह पेपर्स में आते हैं। पर उसके पीछे का सच्चाई अमर को नहीं पता, क्योंकि वो बच्चा है ना। और पार्टी में भी इन दोनों के बीच में थोड़ा नोकझोंक हो जाता है। डिपार्टमेंट के लोग थोड़ा चिढ़ाते हैं विट्ठल को, और विट्ठल भी कहाँ किसी के सुनने वाला था, वो भी बोल देता है दबा के पुलिस की वही हैबिट के बारे में, घूस लेने वाला। घर जाते टाइम रुक्मणी उसे समझाती है, पर विट्ठल बोलता है मुझे समझाओ मत, अपने भाई को समझाओ, और मेरे बेटे से वो दूर रहे। उसको आइडलाइज करता है मेरा बेटा, क्या सीखेगा आगे जाके। फिर दोनों में बहस हो जाता है, पर कुछ टाइम में ठीक भी हो जाता है। मियाँ बीबी में प्यार इतना था। फिर हमको अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि परेल स्टेशन में फिर से एक मीटिंग चल रहा था, जहाँ पर विट्ठल, महादेव और एक यूनिट के इंचार्ज के ऊपर भी एक हेड थे, जो कि सबको गाइड कर रहे थे कि क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है, जो कि इन लोगों को पहले से ही पता है। ये एक नॉर्मल सा मीटिंग वगैरह था। फिर उसके बाद विट्ठल और महादेव जाते हैं थोड़ा दारू पीने के लिए। दारू पीने के टाइम ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं, और विट्ठल आग के टेम्परेचर के बारे में बोलता है। महादेव तब बोलता है टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, जलेंगे तो हम लोग ही, किसी को क्या पड़ा है, किसी को कुछ भी नहीं पड़ा। एक छोटा सा फोटो लगा देंगे एक पेपर के कॉर्नर पे, और किसी को ये भी नहीं पता कि हमारा असली काम क्या है और हम कैसे लोगों को बचाते हैं। छोड़ना यार, हमारा काम ही है ये सब कुछ करना, इसको लेकर इतना सोच मत। और दूसरी जगह हम सुमित को देखते हैं, जो कि उस शूटर को पकड़ लेता है, जो कि उस बिजनेसमैन को मारा था। आपको याद होगा ना कि वो ट्रैफिक वाला बिजनेसमैन। फिर उसे इंटरोगेट करने के बाद उसे पता चलता है कोई तो एक बिजनेसमैन है जो कि दुबई का है, जो कि ऐसे जले हुए बिल्डिंग्स को खरीद रहा है, और उसी के साथ इस पार्टनर का बहस हो चुका था, इसलिए शूट आउट करके सुपारी देके इसको मरवा दिया था। सुमित बोलता है कि हम लोग वेट करेंगे वो बिजनेसमैन आने की, और उसको झपट्टे से उठाएंगे और इंटरोगेशन में सब कुछ प्रूफ कर देंगे। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि विट्ठल और उसका बेटा वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी रुक्मणी अमर की स्कूल से आ रही होती है, और आने के बाद विट्ठल को वो बुलाती है। बुलाने के बाद 2 बुलेट्स दिखाते हैं, जिसका खोखा खाली होता है, और ये बोलता है कि वो स्कूल में ले जाके सबको डराता है कि मैं इनकाउंटर कर दूंगा। फिर विट्ठल को बहुत गुस्सा आता है, वो सीधा पहुंचता है सुमित के पुलिस स्टेशन, और जाके बोलता है मेरे फैमिली से दूर रहे, और उसका गिरबान पकड़ लेता है और गोलियां दिखा देता है। और ये बोलने के बाद सुमित बोलता है अरे ये गोलियां खाली है, मैं उसको समझा दूंगा। वो बोलता है मेरे बेटे को तो कुछ भी मत समझा, मेरे फैमिली से तो दूर रहे। तभी हम देखते हैं कि और एक आग लग चुका है, और फायर ब्रिगेड का न्यूज आता है, और उधर से विट्ठल बहुत तेजी से भागता है। ये जो न्यूज आया था ये एक ट्यूशन कोचिंग से आया होता है। कोचिंग में पूरा आग लग जाते हैं, बच्चे ऊपर से कूद रहे थे, उनके हाथ पैर टूट रहे थे, कोई कोई तो स्पॉट डेड हो चुका था। फायर ब्रिगेड उधर पहुंच जाता है, पर इतना छोटा सा गली होता है, लोगों को खाली करना, उनके व्हीकल्स को खाली करके उधर पूरा सिस्टम बिठाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। जो ठेकेदार होते हैं वो रूल मान के कभी बिल्डिंग वगैरह रास्ते वगैरह नहीं बनाते, और झेलना पड़ता है इस फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को। ये लोगों को भी बचा नहीं सकते, लोगों को सिर्फ आग में जलते हुए देखते ये लोग। फिर भी बहुत कोशिश करके कुछ लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया, पर इनमें से उनका एक फायर फाइटर बहुत बेरहमी से घायल हो चुका था।
उसका बॉडी का आधा पोर्शन पूरा जल चुका था। हॉस्पिटलाइज उसको करा गया। उसका सगा बेटा उसे देख के पहचान नहीं रहा, जो कि बहुत छोटा होता है। हमेशा अपने पापा को देख के रात को वो सोता है, पर उसके पापा का आधा शरीर भी जल चुका था। पूरा स्किन गल के एकदम फ्रीज हो चुका था। पूरे यूनिट का मोरल बिल्कुल डाउन हो चुका था। ये सिर्फ आज नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है। फिर भी ये लोग लोगों को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डालते हैं। विट्ठल फिर अपनी जैस को बोलते हैं ये हमारे साथ भी होगा और आगे जाने कितने लोगों के साथ होगा। हमारा काम है आग में जाके लोगों को बचाना, पर लोग ही नहीं सोचते हैं कि अगर आग लग जाता है तो हम कैसे लोगों को बचाएंगे। खुले हुए तार लोग छोड़ देंगे, टेपिंग नहीं करेंगे, बिजली के खंबे से लाइन अंदर खींच लेंगे, कभी स्टोव गैस वगैरह ऑन करके घर से बाहर निकल जाएंगे। अगर कोई दुर्घटना हुआ कौन अंदर जाएगा? फायर फाइटर अंदर जाएंगे। कौन मरेगा? फायर फाइटर मरेगा। किसी का कुछ भी नहीं जाता। हमारे फैमिली को भी कोई मुआवजा नहीं मिलता। हम लोग ऐसे गुमनामी में जीते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ हम लोग सब मरेंगे। और महादेव भी तब इस बात पे हामी भरता है और ये बोलता है हमारा सबका अंत ऐसे ही होगा। फिर भी हमको काम करते रहना है। फिर हम देखते हैं कि अवनी एक रिपोर्ट तैयार करती है जहाँ पर तीनों जगह से सैंपल लिए गए हैं। जहाँ पर अवनी एक पैटर्न नोटिस करती है कि जहाँ पर बचपन में आप सुतली बॉम्ब वगैरह जलाया करते थे ना, कि उधर धूप बत्ती लगाने के बाद दूर हट जाते थे, धूप बत्ती नीचे आते आते जब उस फ्लेम को जला देता था तो तब ब्लास्ट हो जाता था। कुछ ऐसे टेक्निक का आयरन वगैरह यूज करते हैं। मतलब जिसने जानबूझ के आग लगाया है उसने मैग्नीशियम स्ट्राइप के अंदर भारी एक्सप्लोजिव डाल दिया था और इतनी हीट होने की वजह से कोई एविडेंस भी नहीं रहा। पर ये फायर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट है, इनको तो जरूर पता चलेगा और ये काम किसी एक्सपर्ट का ही हो सकता है को आग के बारे में पूरा नॉलेज है। फिर हम देखते हैं कि मंत्री जी के साथ मीटिंग फिक्स हुआ है जहाँ पर हमारे सुपर कॉप सुमित भी होता है और पूरा फायर डिपार्टमेंट भी, जहाँ पर मंत्री जी को ये लोग फाइल पकड़ाते हैं और ये बोलते हैं इसमें सारा डेटा है और हमको लगता है कि ये कोई आर्यन का काम है। हमने पुलिस को भी सब कुछ बताया पर पुलिस ने कॉपरेट करने से मना कर दिया। उनको वो बोलते हैं ये बस नॉर्मल आग था, ये तो कभी समझते ही नहीं है कि हमारा एस्पेक्ट क्या है। और मंत्री जी के बारे में जितना तारीफ करो उतना कम है, उनको तो इतना डिटेल्स में पता ही नहीं। वो बोलते हैं कि आपस में सुलह करके कुछ कर लो, सामने इलेक्शन है, मुझे ये क्या पता आप लोगों को तनख्वाह क्यों मिल रहा है वगैरह वगैरह। और वो पुलिस का सपोर्ट ही करते हैं। फायर ब्रिगेड एक डिपार्टमेंट भी होता है उनके क्षेत्र का, उनको पता भी नहीं है अच्छे से। वो बोलते हैं आप लोग आग बुझाने का काम करते हो ना, जाके आग बुझाओ ना, ये केस वगैरह तो सॉल्व करेंगे सुमित जो सुपर कॉप है। और बंदा भी बहुत शातिर है। वो बोलता है हमने आधा केस सॉल्व कर लिया है, एक बिजनेसमैन का लीड मिला है, वो दुबई से आते ही पकड़ लेंगे, सब कुछ तब खुलासा हो जाएगा। और मंत्री जी आपके साथ फोटो एक लेना है जरूर। फिर हम देखते हैं विट्ठल अवनी को बोलता है जो एशेज हमको 3 लोकेशन में मिले हैं जहाँ पर 1000 के ऊपर टेम्परेचर चला गया और नील फ्लेम भी देखा गया है, उनके एशेज को अच्छे से टेस्ट करो, उसमें से हमको क्या मिलता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि फायर स्टेशन के एसीज वगैरह चेंज हो रहे थे जो कि आउटडोर एसीज होते हैं। एसीज के अंदर टार वगैरह जमा हो जाता है और जो टार होता है वो हाथ में लेने के बाद विट्ठल बोलता है कि ये आग पकड़ता है बहुत जल्दी। और आग वाले लोकेशन में एसी के अंदर भी ये टार उसे मिला था। फिर कुछ टाइम बाद एशेस के रिपोर्ट वगैरह भी आ जाते हैं और उस टार वगैरह को मिक्स करने के बाद विक्टर एक एक्सप्लोजिव बनाता है और मैग्नीशियम स्ट्राइप से उसको अंदर से आग भी लगा देता है। और बाहर ये सारे लोग देख रहे होते हैं कि क्या कुछ हो रहा था। बहुत तेज वो पोटली ब्लास्ट होता है और उधर से नीली फ्लेम भी निकलता है और टेम्परेचर 4000 डिग्री तक चला जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है फिर से एक फैमिली गेट टुगेदर को। वो जो बुलेट वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसमें सुमित की भी गलती थी और उसमें विक्टर का भी गलती था कि उसने जाके सुमित का कॉलर पकड़ लिया स्टेशन में। तो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलने के लिए गेट टुगेदर रखा गया था और जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे को वो लोग सॉरी तो बोलते हैं पर बहुत अनमैनर्स तरीके से। मतलब ईगो तो इन दोनों में ठूस ठूस के भरा हुआ है। और सुमित की वाइफ बोलती है कि उसको सीएम से अवार्ड मिलने वाला है तो आप लोग जरूर आइएगा, हमने पास का भी इंतजाम कर लिया है। और हमको पता था कि विक्टर तो उधर कभी नहीं जाने वाला। फिर सुमित को उधर फाइल देता है जो कि फायर डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन किया था। वो बोलता है कि मुझे अभी भी लगता है कि आर्यन है और हमारे पास फुल प्रूफ भी है। फिर सुमित बोलता है ठीक है मैं देखूंगा इसको जरूर, पर अब थोड़ा खाना खा ले। फिर हम देखते हैं कि दुबई से वो बिजनेसमैन आता है और सुमित और उसकी टीम उसको पकड़ लेती है। बिरयानी बियर उसके साथ अच्छे से चखना वगैरह रख देता है और उसी के साथ टूल किट भी रखता है अपना। बोलता है पहले तू वो खाएगा फिर मैं तुझको ये खिलाऊंगा, जल्दी से बता दे क्या कुछ सीन है। वो बोलता है मैं जले हुए प्रॉपर्टी तो जरूर खरीदता हूँ और मैंने उस बिजनेसमैन को भी सुपारी दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जानबूझ के आग लगाया है। पर इतना ही काफी था सुमित के लिए सब कुछ प्रूफ करने के लिए। सुमित ने सब कुछ प्रूफ कर लिया था, उसको बस अवार्ड मिलने वाला था और मंत्री जी के सामने जाके वो सब कुछ रख देता है। पर फायर टीम वाले बोलते हैं कि ये आर्यन है और ये काम उस बिजनेसमैन ने नहीं किया है, ये कोई नोन जो कि आग के बारे में सब कुछ जानता है उसने ये सब कुछ किया है। पर मंत्री बोल देता है कि सुमित हमारा सुपर कॉप ने केस को सॉल्व
सॉल्व कर दिया ना, उसमें और मत घुसो, तुम देखोगे इसके बाद ऐसा केस तुमको देखने को नहीं मिलेगा। विट्ठल फिर भी आगाह करता है कि ये सिलसिला इधर नहीं रुकेगा और वो गुस्से में उधर से चला जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि फायर स्टेशन में टीवी में सब कुछ न्यूज आ रहा था कि बिजनेसमैन को पकड़ लिया गया है, सुमित को शाबाशी वगैरह मिल रहा है, और दूसरी जगह हम वही किलर को देखते हैं जो कि ये सब कुछ आरन कर रहा था। फिर से हमको फायर स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फायर फाइटर एक नोटबुक मेंटेन करता है जहाँ पर वो पेपर कटिंग वगैरह रख, जो कोई भी फायर फाइटर शहीद होता है उसका डेट इंसिडेंट वगैरह वो लिख कर रखता है, वो अवनी चेक कर रहा होता है। फिर उसके अगले दिन रात को हम देखते हैं कि अवनी का बर्थडे होता है जहाँ पर जैज केक वगैरह काट रहे होते हैं और सारे लोग उधर मजे कर रहे थे। उधर हम विट्ठल और रुक्मणी को भी देखते हैं, सारे लोग बहुत खुश थे। फिर से हम देखते हैं कि इमरजेंसी अलार्म बजता है और आग फिर से लगा है। ये लोग फिर से उधर से निकलते हैं और आग बुझाने के लिए वो लोग जाते हैं जहाँ पर फिर से बहुत तेज आग लग चुका था। हम देखते हैं लोगों को रेस्क्यू करते करते सबकी हालत खराब हो चुकी थी और ऊपर से हम विट्ठल को भी देखते हैं जिसका सांस फूल रहा था, वो बेहोश हो जाता है। जैज उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है और फिर हमको दिखाया जाता है बाहर एक आदमी फायर फाइटर का ड्रेस वगैरह पहनने के बाद अपना मास्क हटाता है, जो कि और कोई नहीं वो किलर होता है। जब वो अपना मास्क हटाता है वो किलर और कोई नहीं वो महादेव था। महादेव को फायर के नेचर के बारे में सब कुछ पता था, मतलब विट्ठल ने सही बोला था, कोई ऐसा है जो कि फायर को अच्छे से जानता है, तो एक फायर फाइटर से बेटर इस चीज के लिए और कौन हो सकता है। और हमको अंदर जैस को दिखाया जाता है, आग बहुत फैल रहा होता है, वो विट्ठल को बचाते हुए वो खुद जल जाता है। उसका बॉडी 90% जल चुका था, पूरा स्किन गल चुका था। अवनी रो रही थी जैस को बचाने के लिए, पर जैस हम सबको छोड़ के चला जाता है, वो मर जाता है। ये सदमा पूरे डिपार्टमेंट को हिला देता है। अवनी जो इतने सपने देख रही थी एक झटके में टूट चुका था, विट्ठल के पैरों तले जमीन खिसक चुका था। जब उसको श्रद्धांजलि वगैरह दिया जाता है तब विट्ठल सुमित से बोलता है, हाँ ये केस भी बना दो कि जेल से छूट के उसने ये काम भी कर दिया है। सुमित को भी तब अपने गलती का रियलाइजेशन होता है कि ये कोई और है। और उधर हम श्रद्धांजलि देते हुए महादेव को भी देखते हैं जो कि असली किलर होता है। वो आके बोलता है, मैंने तो उसी दिन ही बोला था ना कि हम सब लोग मरेंगे। पर विट्ठल अपने आप को दोषी ठहराता है कि उसका सांस फूलने के वजह से आज जैज उन सब के बीच जिंदा नहीं है। फिर हमको कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि वो जो लोकेशन पे जैज मरा था उस लोकेशन की फोटोज वगैरह थे, जहाँ पर नीचे से फटा हुआ एक शू का फोटो था, जहाँ पर विट्ठल बोलता है कि ये शूज तो मैंने दूसरे लोकेशन पे पहने थे, इस लोकेशन पे कैसे आए। अवनी बोलता है कि ये शूज सर इसी लोकेशन का है, तो फोटोज भी आप देखिए ना, पुलिस ने ये जगह मार्क करके रखे हैं। पर उसके दिमाग में तब ये चलता है कि ये शूज का पैटर्न तो महादेव के शूज की तरह है जो कि उसने दूसरे लोकेशन पे दिया था। अवनी जरा चेक करना महादेव का यूनिट का ड्यूटी क्या उस लोकेशन पे था जहाँ पर हमने जैस को खोया था। और उसी दिन हम देखते हैं हायर ऑफिसर चीफ मतलब विट्ठल को बुलाते हैं। ये बोलते हैं कि तुम नॉन फिट हो, हमको पता है कि उस दिन इंसिडेंट में क्या हुआ था, तुम्हारा सांस फूल चुका था, तुम अब एक लाइबिलिटी हो चुके हो, तुमको अभी वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना चाहिए। फिर उस दिन शाम को फिर से महादेव और वो दारू पी रहे होते हैं। विट्ठल सब कुछ बताता है और अपना दुख जाहिर करता है। ये बोलता है कि इतने साल मैंने इस डिपार्टमेंट में दिया और आज एक ही क्षण में मैं लाइबिलिटी हो गया। तुम खुद ही सोचो आज जैस को क्या मिला, ना उसके फैमिली में किसी को नौकरी मिली, ना कोई मुआवजा मिला, और छोटा सा पेपर में एक फोटो तक भी नहीं आया। महादेव बोलता है कि हम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जनता सुरक्षित रहे, पर किसी को हमारे बारे में कुछ परवाह ही नहीं है। हम जिंदा रहे मरे, लोगों को सिर्फ मतलब है खुद के जिंदगी से। मेरे मम्मी पापा आग लगने की वजह से जल के मारे गए, मेरे जले हुए माँ बाप को मुझे फिर से जलाना पड़ा। मेरे बाबा भी एक फायर फाइटर थे, उनको क्या मिला, कुछ सम्मान मिला उनको। मेरा बेटा 26/11 में शहीद हो गया, उसने 11 आदमी को बचाए थे, पर जब वो शहीद हो गया कोई भी आया था उसके मरने पे दुख जाहिर करने में? कोई भी नहीं आता। इंसान बहुत मतलबी होते हैं, नेता लोग बस भाषण दे देंगे उतनी ताकि वो सीमित है और लोग उनको ही हर वर्ड चुन के लाते हैं। लोग ये नहीं सवाल करते कि हम जैसे कर्मियों का क्या, और हम भी नहीं करते यार। इतना सोच मत, एक और पैग लगा, सब कुछ भूल के घर जाके सो जा। फिर हमको महादेव को दिखाया जाता है जो कि घर में जाने के बाद अपने बाबा माँ पत्नी और अपने बेटे के फोटो में हार चढ़ाए हुए उसकी आरती उतारता है और ये बोलता है बहुत बड़ा काम करने के लिए इस बार जा रहा हूँ बाबा, सबको हमारी अहमियत का पता चलेगा, आपकी बलिदान विफल नहीं जाएगा। फिर अगले दिन हम सुमित को देखते हैं जिसकी पत्नी बोल रही होती है कि हमारे पास सिर्फ 17 पासेज है, रुक्मणी अमर और मैं सामने बैठूंगा। तब वो पूछता है कि विट्ठल नहीं आ रहा, तब उसकी पत्नी बोलती है कि तुम्हें तो पता है उनको कितना काम है। सुमित बोलता है उसे काम नहीं भी होता ना वो कभी भी नहीं आता मेरी अचीवमेंट देखने के लिए। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि पेपर में फिर से एक इश्तेहार छपा है जहाँ पर एक फायर फाइटर मारा गया है। फिर हम देखते हैं कि अवनी आता है और उसी लड़के को देता है कि तेरे मैगजीन के लिए और एक फोटो मिल गया, इसको भी कटिंग करके अपने बुक में लगा ले। तब वो लड़का बोलता है ये तो रविन गारमेंट वाले फैक्ट्री में भी ऐसा फोटो छपा था, जब ये फोटो छपता है ना अवनी दी तभी ये सब कुछ होता है। अवनी तब इस चीज पे एक पैटर्न नोटिस करता
पड़ता है कि जब भी ऐसे फायर फाइटर का मौत का फोटोज वगैरह छपते हैं तभी इंसिडेंट होता है। और अवनी जाके ये विट्ठल को दिखाता है और ये भी बता देता है कि सर मैंने डेटा चेक किया है, उस दिन महादेव उस लोकेशन पे नहीं था जिस दिन जैस उधर जला था। अपने गट फीलिंग्स के ऊपर वो चेक करने के लिए महादेव की यूनिट पे जाता है। यूनिट पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि महादेव तो उधर नहीं है, वो सीएम के उस इवेंट में गया है जहाँ पर उसके बीवी, बच्चे और सुमित के फैमिलीज भी थे। विट्ठल समझ जाता है कि महादेव कुछ न कुछ जरूर करने वाला है और उसका गट फीलिंग यही कर रहा था कि महादेव ने सब कुछ किया है। वो गाड़ी लेके इवेंट की तरफ जा रहा होता है और सबको कॉल कर रहा होता है। स्टेज में तब सुमित चलने वाला था तो उसने फोन नहीं उठाया। विट्ठल महादेव को भी कॉल करता है पर महादेव फोन नहीं उठाता। महादेव उधर पहुंच चुका था उस एक्सप्लोजिव को लेते हुए, पर महादेव को नोटिस कर ले विट्ठल का बेटा अमर, वो महादेव अंकल बोल के उनके पीछे जाता है और महादेव जिस जगह जगह एक्सप्लोजिव लगा रहा होता है उस टीन का डब्बे को उधर से वो उठा लेता है और महादेव का पीछा करता है। पर महादेव उसे एंड वक्त पे पकड़ लेता है और उसके मुंह को टेपिंग कर देता है। फिर वो लास्ट मोमेंट में विट्ठल का कॉल उठाता है और ये बोलता है, हाँ विट्ठल बताओ। विट्ठल बोलता है मुझे सब कुछ पता चल चुका है महादेव, तो ऐसा मत कर, उधर बहुत मासूम लोग हैं। तब महादेव बोलता है किसी न किसी को तो करना था, भगवान ने मुझे चुना है तुम लोगों को इज्जत दिलाने की। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता हम मरे या जिंदा रहे, तो हमको भी बताना चाहिए कि हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, हमारी अहमियत कितना है। जब वो मरेंगे तरपेंगे, हम लोग जाएंगे बचाएंगे, फिर वो हमारी अहमियत समझेंगे। फिर वो फोन रख देता है और एक्सप्लोजिव एक एक करके ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाता है। फायर ब्रिगेड की टीम भी उधर पहुंचता है, एक एक करके रेस्क्यू शुरू होता है और उधर विट्ठल भी पहुंचता है। विट्ठल के पहुंचने के बाद रुक्मणी बोलता है कि अमर अंदर है। विट्ठल अपने बेटे को बचाने के लिए अंदर जाता है और दूसरी जगह सुमित भी ढूंढ रहा होता है अमर को, और अमर खुद को उधर से छुड़ाने के बाद कमरे से बाहर जाता है। हर तरफ आग था, वो बच्चा इधर उधर भाग रहा होता है खुद को जिंदा रखने के लिए और अपने पापा को पुकार रहा था। दूसरी जगह सुमित को भी हम देखते हैं जो कि अमर को ढूंढ रहा होता है, पर सुमित का आमना सामना हो जाता है महादेव के साथ, जो कि अपने पूरे शरीर में घी लगा रहा होता है और उसके हाथ में और एक एक्सप्लोजिव होता है। अहम वक्त पे विट्ठल को मिल जाता है अमर और विट्ठल अमर को बचा के बाहर लेके आता है। अभी सुमित की वाइफ बोलती है कि सुमित अभी भी अंदर है। सुमित को बचाने के लिए विट्ठल अंदर जाता है और देखता है कि सुमित के गन पॉइंट पे महादेव खड़ा हुआ है। वो नहीं चाहता था कि महादेव मरे, पर महादेव ठान के आया था कि आज उस आग में जलेगा। विट्ठल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वो एक्सप्लोजिव में आग लगा चुका था। तभी सुमित उसे शूट कर देता है और हम देखते हैं कि नीचे वाला फ्लोर टूट जाता है और दोनों अंदर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुमित को रेस्क्यू करके उधर से विट्ठल बाहर निकलता है। उसका सांस फूल रहा था, फिर भी वो अपने ड्यूटी और कर्तव्य को निभा रहा होता है। एज यूजुअल उधर मंत्री जी भी पहुंच जाते हैं, न्यूज रिपोर्टर भी, सारे लोग आते हैं सुमित के इंटरव्यू लेने के लिए। पर सुमित इस बार बोलता है असली हकदार इसका मैं नहीं हूँ, असली हकदार है हमारे चीफ विट्ठल सर। और ये बोलने के साथ हम देखते हैं कि सारे इंटरव्यूअर उनके तरफ जाते हैं और इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। और इसी के साथ अग्नि मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें, हमको मोटिवेशन मिलता है इससे। रुकिए आप लोग जाइएगा मत, आप लोगों के लिए एक फ्री मूवी वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री हम लोग दे रहे हैं। वो आपको मिलेगा एक छोटा सा टास्क करने की वजह से। आप लोगों के लिए हमारा और एक फ्री सर्विस है, तो वो क्या है, एक वीडियो प्ले होगा अभी, उसको थोड़ा देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा में, तो आपको पता होगा कि लिमिटेड टाइम के लिए प्रोडक्ट के प्राइस डाउन हो जाते हैं, तो तभी हम हमारे ग्रुप में उस प्रोडक्ट की डील डाल देते हैं, आप लोग खरीद लेते हो। तो पिन कमेंट के पहले लिंक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि टोटली फ्री है। आप खरीदेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा से, और कब प्राइस डाउन जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि आप लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है, तो ग्रुप में ज्वाइन होइए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, और उसी के साथ ये भी लिखिए कि आपको हमारा शॉपिंग ग्रुप कैसा लगा। बस इतना ही काम है। नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे, हम रैंडम एक कमेंट पिक करेंगे, उसको हम ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे एंड गिफ्ट वाउचर या OTT सब्सक्रिप्शन पहुंचा देंगे। सो इतना ही था, तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।